लगेगा। अब 16 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। अगला, लोकतंत्र सूचकांक 2024। लोकतंत्र सूचकांक जो जारी करता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। ये लोकतंत्र सूचकांक ये बताने का काम करता है कि किस देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है, कौन सा देश अपने संविधान के अनुसार चल रहा है, कौन सा देश संविधान का पालन करते हुए चल रहा है। तो अगर जो संविधान का पालन करते हुए संविधान के अनुसार चलता है, लोकतांत्रिक आधार पर चलता है, जनता को सर्वोपरि रख करके चलता है, तो वो देश पहले स्थान पे आता है। और जो देश कानून के अनुसार नहीं चलता है, जनता को सर्वोपरि रख करके नहीं चलता है, तो उस देश को जो नंबर आता है इसमें वो लास्ट में आता है। ठीक है, तो पहले स्थान पे जो रहेगा इसका मतलब उस वहाँ की लोकतंत्र मजबूत है, और दूसरे या अंतिम स्थान पे जो आएगा वहाँ का लोकतंत्र सबसे कमज़ोर है। तो अभी प्रथम स्थान पे जो आया है नॉर्वे। कौन आया है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और आपको पता है कि नोबेल प्राइज कहाँ से जारी किया जाता है? ओस्लो से। नोबेल पुरस्कार कहाँ से जारी होता है? ओस्लो से जारी होता है, सबको पता है। अंतिम स्थान पे जो रहा है वो अफगानिस्तान रहा है। अंतिम स्थान पर कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कहाँ है? काबुल। ठीक है, और भारत इसमें जो स्थान पे रहा, कौन सा स्थान है? 41वां स्थान। भारत का स्थान 41वां। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पूछा जाएगा तो भारत। लोकतंत्र की जननी पूछा जाएगा भारत, लेकिन स्थान पूछा जाएगा 41वां स्थान पे। तो धीरे धीरे अगर इसी तरह बहादुरी के साथ हम विकास करेंगे तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग बहादुरी के साथ अफगानिस्तान का जगह ले लेंगे। समझ में आएगी नहीं? जिस सबका साथ और सबका विकास अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग लोकतंत्र में अफगानिस्तान का स्थान लेकर के बहुत बहादुरी से आगे रहेंगे। समझ में आएगा कि नहीं? अंतिम से चलिए, क्लियर है? अगला है भ्रष्टाचार सूचकांक 2024। हंस रहा है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024, इसका जारीकर्ता कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये कहाँ की संस्था है? जर्मनी की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, कहाँ का है ये है जर्मनी का। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? डेनमार्क। प्रथम स्थान पर डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी, चलिए बहुत बढ़िया। अंतिम स्थान पर कौन रहा है? सोमालिया। अंतिम स्थान पर सोमालिया। अंतिम स्थान पर सोमालिया। और दूसरा स्थान पर पूछेगा तो फिनलैंड। पहले स्थान पर डेनमार्क भ्रष्टाचार में, तो इसका मतलब समझ में आया? जो पहले स्थान पर आएगा वहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम होता है, और जो अंतिम स्थान पर है, जितना संख्या बढ़ते जाएगा स्थान का, समझिएगा कि वहाँ भ्रष्टाचार क्या होगा? अधिक होगा। तो हम लोग बहादुरी के साथ भारत जो है 93वां स्थान पे आ चुके हैं। कितना स्थान पर? 93वें स्थान पर। और 2022 में हम लोग थे 85वां स्थान पर। तो बहादुरी के साथ 2 साल में हम लोग 8वां स्थान और पीछे खिसक गए हैं बहादुरी के साथ। और भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। कारण है ना, इसलिए हम लोग बहादुरी के साथ 85वां में थे तो कम भ्रष्ट थे, और 93 में आ गए तो और अधिक न हो गए। लेकिन हमारे यहाँ एक वॉशिंग मशीन चलता है जो अडानी अंबानी कंपनी बनाती है और एक को पार्टी को देती है, उसमें भ्रष्टाचारी डालो, उधर से क्रांतिकारी योद्धा निकलेगा। समझ में आई बात है? तो भ्रष्टाचार में देखिए हम लोग कहाँ चल गए। और कहता है काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो बताइए 85 से 93 तक जाने में कौन खा गया जितना स्थान पे चले गए? कोई तो खाने होगा। आप तो खाने देते नहीं हैं, इसका मतलब क्या किए होंगे? समझ में आई बात है कि नहीं आए? चलिए, वॉशिंग मशीन है वो किसी को नहीं मिलता है, सबको साफ कर दिया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023, क्या कोई दिक्कत क्या? कहाँ? ये हम ये बोले कि 8 स्थान हम लोग पीछे आ गए, ये लिखे।
भूखमरी वैश्विक वैश्विक भूखमरी यानी जो हंगर इंडेक्स है, अंग्रेजी में बोलते हैं हाँ हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ये तो जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जारी करता है, याद रखिएगा। इसमें पहले स्थान पर कौन है? बेलारूस। कौन है पहले स्थान पर? बेलारूस। और भारत का स्थान कौन सा है? बहादुरी के साथ 111वां स्थान। ठीक है, 111वां स्थान। हकीकत और जो भाषणबाजी दोनों में कितना अंतर है देख लीजिए। भाषण अपनी जगह है, झूठ बोलने का भी एक कला होता है जो कला है। पहले पूर्व में पूछेगा कौन सा स्थान था? 107वां। 2022 में पूछेगा 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 107वां। अभी हम लोग हो गए 111वां। समझ में आई बातें? और इससे पहले भी 2021 में थे हम लोग 101वां। ये आपको याद करवाते रहते थे कि अगर पूछा जाएगा तो 101 चुमान दे करके भूख लगल है तो खा लीजिए, याद करवाते थे ट्रिक से। ट्रिको नहीं रहने दिया अब तो 101 से 107, 101 से अच्छा देखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत बढ़िया है, कर्म दर कर्म अपना आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह अगर रहेगा तो बहादुरी के साथ हम लोग पहले स्थान पर हैं। जिस देश का यह दुर्भाग्य कि वहाँ की 80 करोड़ जनसंख्या 5 केजी राशन पर डिपेंड हो और वो कहता है कि हम विकास कर गए। बताइए, इस देश की वह दुर्भाग्य कि लोग अपने से गैस सिलेंडर नहीं ले पाता है और कहता है कि हम विकास कर गए। बताइए, ये कर दिए वह कर दिए, क्या हुआ देख रहे हैं, रिपोर्ट भी देख रहे हैं। अब 5 किलो राशन तो आप खुद ना लाइन में लगे हुए हैं 5 केजी राशन के लिए। तब बताइए, देश की स्थिति तो यहाँ आ गई है, रिपोर्ट भी आपका प्रमाण है। आपको लगेगा कि हम विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन देखिए रिपोर्ट, हम तो रिपोर्ट नहीं तैयार किए हैं। किसी भी चैनल पे जाइएगा ना, जो बीजेपी भक्त टीचर होगा वो भी यही बात बोलेगा, रैंक यही बोलेगा 111वां, बाकी ये नहीं बोलेगा पिछला कितना था। वो कहेगा पिछला बोल देंगे जान जाएगा, इसलिए नहीं बोलना है। समझ में आई बात? और एक बात बार बार हम बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में अगर खाना दिया जाता है तो याद रखिएगा उसको गुलाम बनाने का पहला कदम बढ़ चुका है। आप पिंजरा में अगर पंछी को खाना फ्री में देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको गुलाम बनाने के लिए देते हैं। अगर आप चूहा को पिंजरे में खाना फ्री में देते हैं तो इसका मतलब है कि आप गुलाम उसको बना करके रखे हुए हैं। समझ में आई बात है कि नहीं? फ्री का खाना, फ्री का चीज़, ये सारे गुलामी का निशाना है। समझ में आई बात है? चलिए देखिएगा साहब, अगला 5 किलो राशन और दिन भर मिलेगा भाषण, है कि नहीं? दिस इज विकास। समझ में आई बात है? हाँ, 5 किलो राशन और दिन भर फ्री में मिलेगा भाषण, है कि नहीं? वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 शांति में जो कहता है कि आए हैं सरकार में तो पूरा शांति हो गया है, एकदम कहीं भी पत्थरबाजी नहीं हो रहा, फलाना चिलाना ठिकाना नहीं हो रहा है, आतंकवादी खत्म हो गया है। बताइए, ऐसी पार्टी है जिसको चुनाव होने से पहले पता चल जाता है कि 400 पार हैं हम, ऐसा ज्योतिष बैठा हुआ है, 400 पार हैं। लेकिन पुलवामा में 400 केजी का बारूद कहाँ से आ गया वो अभी 8 साल के बाद भी पता नहीं चला है। बताइए, समझ रहे बात को? चलिए, क्या करिएगा, जारी करता। इसीलिए अपना बार बार हम बोलते हैं अपने वोट का प्रयोग वहाँ करिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करें। रोजगार में पकौड़ा था ना, रोजगार माने सरकारी नौकरी, सीधा बात, खुल के पूछिए। नहीं तो बहुत सारा पार्टी ऐसा है ना कि रोजगार का मतलब पकौड़ा तलना समझता है। समझ रहे हैं? हाँ, सीधा बोलता है पकौड़ा तलना रोजगार का मतलब। जब पकौड़ा तलना रोजगार ही है साहब, तो आपको भी तो रोजगार मिलल था चाय बनाने का, तो फिर आपको ये सब धंधा करने का जरूरत क्या है? बताइए, क्या बोले? कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए ना, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। बस जो नौकरी की चर्चा करेगा, हम तो कहते हैं जो अंधभक्त व्यक्ति है, जो मेरे कमेंट में आकर के देखिएगा, लिखिएगा, जो अंधभक्त है, जिसको पूछने ही नहीं आता है विकास क्या होता है कि नहीं? जिसको ये पता है कि जो माने हमारा जन्म तो पहले हो चुका था, बाबू 2014 में मिला है। समझ रहे बात को? तो
वो सब देखिएगा आकर के लिखेगा। हम तो कहते हैं उसको, एको गो भाषण में अपने बाबूजी को बताओ कि किसी भी भाषण में बोला होगा कि इतना करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी, 30 लाख पद खाली है ना अभी, 30 लाख पद खा दिया केवल केंद्र सरकार में। बोलो कि कोनो भाषण में बोला होगा, किसी में बोला होगा कि शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हर जिला में करेंगे आधुनिक रूप से? कभी भी बात नहीं करेगा। वो मंदिर की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। समझ में आई बात है? इसीलिए करके अपना वोट शिक्षा और रोजगार को दीजिए। शिक्षा और रोजगार ही आपको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो क्षणिक चीज़ है ये सब। आप प्रसाद भी मंदिर में जाके तभी चढ़ाएंगे जब आपके पास पैसा होगा प्रसाद खरीदने के लिए। समझ में आई बात है? इसीलिए करके शिक्षक, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम तो कहते हैं अभी अनाउंसमेंट कर दे, हमको एक क्लिप दिखा दे कि 24 वाला भाषण में नरेंद्र मोदी बोला है कि शपथ लेते के साथ ही नौकरी देंगे, हमें पहले बटन हम ही दबाएंगे। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, बोलबे नहीं करेगा, क्षमते नहीं है, बफ होना चाहिए। हाँ, झूठ बोलने का बफ हो, सत्य बोलने का बफ होना चाहिए। झूठ बोलने के लिए तो पूरा दुनिया लगा हुआ है, तो बोलबे नहीं करेगा रोजगार की बात कहीं भी। बस भ्रष्टाचारी, परिवारवाद और अपने लगता धुला हुआ है। वो तो देखबे करते हैं वॉशिंग मशीन कैसा। अभी केजरीवाल बोल देना खाली कि हम बीजेपी में शामिल हो गए, पूरा खत्म। हेमंत बिस्वा शर्मा था ना, मुख्यमंत्री बन गया ना, तो देखते हैं, तो ये सब होते रहता है। चलिए, और खिलाफ में बोलिए तो कहेगा कि जो ये मुसलमान है। अरे मुसलमान भारत का लोग नहीं है, मुसलमान भारत का लोग नहीं है। अशफाक उल्लाह खां फांसी पर झूला था, मुसलमान नहीं था क्या? हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद, ये देश उसको राष्ट्रपति बनाए, मुसलमान नहीं था क्या? इस देश के लिए मुसलमान सबसे पहले आगे बढ़ा है। इनकलाब जिंदाबाद कौन बोला था सबसे पहले? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में बोल करके फांसी पर कौन झूला था? मुसलमान झूला था। तो मुसलमान देशभक्त नहीं होता बोलते हैं मुसलमान है। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, कौन गीत लिखा? देखिए राष्ट्रभक्ति गीत मैक्सिमम जो लिखा है वो मुसलमान ही लिखा है। तो मुसलमान की राष्ट्रभक्ति पर आप शक करते हैं, सबसे ज़्यादा जाहिलगिरी है। तो हिंदू मुस्लिम तो अंग्रेज करता था। प्रथम स्थान पर शांति में फिनलैंड, कौन हो जाएगा? फिनलैंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा, शांति का फील लिया करिए, शांति का फील महसूस किया करिए, शांति। ठीक है, हमेशा जीवन में ना शांति महसूस किया करिए। ठीक है, शांति, शांति फील, फीन है लिखा हुआ, फील याद रखिएगा ना, कि शांति फील करना है। ठीक है, तो याद रहेगा। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, अपना वाला भारत 1-2 का 6। ठीक है, 1-2 का 6 याद रखिएगा। और कुल कितने देशों में? हाँ, बस सबका साथ और सबका विकास अगर रहे तो बहादुरी के साथ हम लोग जगह तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। शांति है, पत्थरबाजी रुक गया, भारत में शांति आ गया, आतंकवादी खत्म हो गया, बस नंबर 126 मिला है। ये डाटा गड़बड़ है, डाटा गड़बड़ है। भारत के खिलाफ साजिश है, मुसलमान देशों के द्वारा भारत के खिलाफ साजिश है। ये गलत गलत डाटा भारत को बदनाम करने के लिए जारी किया जाता है कि नहीं? तो चलिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2023 यानी कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन, इसमें जारीकर्ता जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेनमार्क है पहले स्थान पर, और भारत का स्थान जो मिला है 40वां मिला है। भारत का स्थान 40वां मिला है। ठीक है, कुल कितने देशों में? 63 देशों में। ठीक है, चलिए बढ़िया है, ठीक ठाक है। अभी टाइम है अंतिम तक जाने में। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कि कहाँ स्वतंत्रता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता मतलब मीडिया की स्वतंत्रता कहाँ पर है? मीडिया स्वतंत्र होकर के कहाँ बोल सकती है? ठीक है, तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, जहाँ लोकतंत्र पहले स्थान पे होगा, वहीं पर लोकतंत्र को मजबूत एक पत्रकार जो होता है, जो मीडिया होता है, वो बनाता, प्रेस बनाता है। आपको पता है कि सब चाटुकार पत्रकार है, तलवा चाट रहा है। और एक बात याद रखिए कि पहले भी, अभी क्या होता है,
पहले वर्नाक्यूलर एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था क्या? कब आया था? 1878 में। क्यों आया था? क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ लिखते हैं तो प्रेस मालिक का जितना भी संपत्ति है जब्त किया जाएगा, प्रेस बंद कर दिया जाएगा, उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी। नहीं तो आप प्रेस जारी करने से पहले अंग्रेजी सरकार को दिखाइए कि आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, आप उसके बड़ाई के लिए लिखिए। कुछ भी करेगा आप उसको गलत मत लिखिए। जो लिखता था सीधे उसको प्रतिबंध कर दिया जाता था। समझ में आई बात है कि नहीं आई? अभी भी आप देखते हैं कि जो मीडिया वाला अगर सही बात बोल देता, अभी देखिएगा इतना बात बोले हैं यूट्यूब फेसबुक पे डाल देंगे ना, तो देखिएगा जो अंधभक्त है, जिसको बूझने नहीं आता, जो औंठा छाप है, वो देखिएगा कितना कमेंट में लिखेगा, अंधभक्त सब। ठीक है, तो उस समय अंग्रेज इस पर प्रतिबंध लगाता था और अभी भी देख रहे हैं कि मीडिया पर प्रतिबंध लग रहा है। अभी जो बीजेपी के खिलाफ में बोलता है उसका रीचे नीचे कर देता है, साइटें हैक कर लेता है, साइटें डिलीट कर देता है, और जो उसका बड़ाई कर रहा है, अंधभक्ति कर रहा है, पूजन कर रहा है, वो देखते ट्रेंडिंग में है। समझ में आई बात है? तो पहले भी अंग्रेज लगाता था। ये कौन लगाता था? अंग्रेज। ठीक है, आपको पता है कि आप जिसके विरोध, सरकार के विरोध में बोलेंगे, सीधे उठा करके, कोई गलती किए हो नहीं किए हो, उठा करके सीबीआई लगा करके जेल में आपको डाल दिया जाएगा। तो आप पढ़ते होंगे 1919 में वो कानून आया था। कौन सा कानून? 1900 रॉलेक्ट एक्ट कानून आया था। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून, सीधे उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता था। और अभी आप देख रहे हैं जो भी नेता विरोध में बोलता है वो सीधा भ्रष्टाचारी हो जाता है, सीधा सीबीआई लगा करके उठा करके जेल में डाल दिया। और वही जब बीजेपी में शामिल होता है तो तुरंत क्या करता है? जैसे अजित पवार उप मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार। उस पर भ्रष्टाचार का कितने आरोप लगल था, और जब जेल जाने लगा ना, बीजेपी में शामिल हो गया, तुरंत उसको क्या कर दिया बीजेपी वाला, लाया अडानी वाला वॉशिंग मशीन, ओकरा मशीन में घुसाया और पूरा एकदम घिंघोर दिया पकड़ के, अब मैल के तब उसको बाहर निकाला। उधर से क्रांतिकारी योद्धा एकदम 24 कैरेट शुद्ध नेता निकला और उप मुख्यमंत्री बना दिया। समझ में आई बात है? इस तरह की बात होती है। तो और जो नहीं गया उसको पता है, उठा करके रॉलेक्ट एक्ट की तरह उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया। आपको पता है कि हर वस्तु पर अंग्रेज का हम विरोध क्यों करते थे? अंग्रेज का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि किसान पर टैक्स लगा दिया था, सभी वस्तु पर, सभी वस्तु यहाँ तक कि नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। इसीलिए अंग्रेज को भगाने की बात कर रहे थे कि फालतू में कर रहे थे? नहीं ना। जो नेता अंग्रेज के खिलाफ जो भी क्रांतिकारी बोलता था उस पर सीधा कौन सा केस? देशद्रोह का केस। देशद्रोह का केस लगा करके सीधा फांसी या जेल में डाल देता था। डालता था कि नहीं डालता था? अब बताइए, अभी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रेस पर प्रतिबंध लग रहा है ना। 1919 की तरह जो रॉलेक्ट एक्ट है उसी की तरह उठा के नेतवा को डालल जा रहा है कि नहीं डालल जा रहा है? किसान पर टैक्स जीएसटी लगल है कि नहीं लगल है? सभी वस्तु पर आटा से लेकर के डाटा तक टैक्स लगल है कि नहीं लगल है? आटा से डाटा तक टैक्स है ना टैक्स। और जो सरकार के खिलाफ बोलता है सीबीआई ईडी लगा करके, देशद्रोह लगा करके उसको जेल में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? बस अंग्रेज और इसमें कितना अंतर है आप समझ जाइए। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तब जा करके हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता में 161वां स्थान पर हैं कुल 180 देशों में। समझ में आई बात है? इससे पहले थे हम लोग 142वां स्थान पे, इससे पहले थे हम लोग 120वां स्थान पे। समझ में आई बात है? और सबका साथ और सबका विकास होता गया और धीरे धीरे हम लोग 161वां स्थान पे आते गए। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़े। अंतिम स्थान पर याद रखिएगा उत्तर कोरिया। ठीक है, अगला बार याद रखिएगा 29 में हम लोग आ जाएंगे। कारण है कि कांग्रेस पार्टी एकदम तो खत्म पार्टी है, बकलोल पार्टी है, जरा बुझने नहीं आता है। जब तुम बोल रहा है कि ईवीएम में हैक होता है तो तुम चुनाव का विरोध करता। सब पार्टी चुनाव नहीं लड़ता, जब तक बैलेट नहीं तब तक चुनाव नहीं। हाँ, तो जहाँ जीत जाएंगे तहाँ ईवीएम ठीक, और जहाँ हार जाएंगे तहाँ ईवीएम खराब। हाँ बताइए, ये को जितवा देता है, रहता ठीक है लगता है ईवीएम, और फिर 4 गो हरा देता है, 4 गो चुनाव।
अमेरिका की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने 22 फरवरी 2024 को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से चंद्रमा की सतह पर मात्र 7 दिन में मून लैंडर ओडिसियस को उतारा है। ऐसा करने वाला यह पहला निजी कंपनी बन चुका। मात्र 7 दिन में जो स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9, इससे भेज दिया। कौन सी कंपनी? निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स। ये भेज दिया ऊपर पे चंद्रमा पर, 7 दिन में पहुंच गया। समझ आइए, तो ये पहली निजी कंपनी है। तो याद रखिएगा साहब, VVI हो गया। ये अमेरिका की कंपनी है जो फाल्कन 9 रॉकेट से पहुंच चुका है ऊपर। चलिए अगला, 21 फरवरी 2024 को संपन्न रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में हेलेनिक रिपब्लिक यानी ग्रीक यूनान के पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस आमंत्रित थे। याद रखिएगा, 15 साल बाद ग्रीस के पीएम का यह यात्रा था। दोनों देशों के बीच कारोबार और अन्य जो है सो समझौता हुआ था। 15 साल के बाद कोई ग्रीस का प्रधानमंत्री यानी यूनान का प्रधानमंत्री भारत आया था। और ये आया था किसमें? रायसीना संवाद। दिल्ली में रायसीना संवाद चल रहा था, तो इसके मुख्य अतिथि बनकर के आए थे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 26 जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि? इमैनुअल मैक्रो। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। समझ में आई बातें? चलिए, उसके बाद अगर पूछा जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस पर कौन थे मुख्य अतिथि? प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? क्या बोलेंगे? प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी और इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति थे, इरफान अली। इस बात को याद रखिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो अल सल्वाडोर के पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति जो बने हैं, कौन बने हैं? नायब बुकेले बने हैं। ठीक है, और 2019 में ये मेयर के पद पे थे। तो समझ आइए कि 4 साल के अंदर में मेयर से आदमी क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। समझ सकते हैं। अच्छा, राजधानी अगर पूछेगा अल सल्वाडोर का कहाँ है? सान सल्वाडोर। क्या बोलेंगे? सान सल्वाडोर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नायब बुकेले, देख रहे हैं? अल सल्वाडोर के नए ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है साहब, इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ और इसमें विदेश सचिव एस जयशंकर भाग लिए। काफ़ी VVI सवाल पूछा जाएगा। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि इसमें भाग कौन लिए थे भारत की ओर से, तो विदेश सचिव एस विदेश मंत्री है ना, विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए। ठीक है, ठीक है। और इसका थीम अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर। अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर। और रायसीना वाला का क्या बताए थे? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट साहब, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अपने नाम 1110 दिन रह करके पूरा किया। यह यात्रा अक्टूबर 2024 में क्या होगी? समाप्त होगी। अक्टूबर 2024 तक वो रहेगा। और कितना इसका टाइमिंग है? 1110 दिन। 1110 दिन तक अंतरिक्ष में रहना आपको क्या लगता है? बहुत आसान है। अभी हम लोग 3 व्यक्ति को गगनयान के लिए भेज रहे हैं। केवल 3 दिन के लिए वो जाएगा। 3 साल से ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं। 3 दिन भेजने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग गगनयान में। समझ आइए। और इतना दिन तक अंतरिक्ष में रह करके 1110 दिन रह गया, तनी को बात नहीं है। और इससे पहले भी रूस के यात्री 878 दिन का रिकॉर्ड जेनेडी
पडाल्का बनाया था। तो रूस का ही था जेनेडी प्लाडका, वो पहले रिकॉर्ड बनेले था कितना 878 दिन का। ये जो है सो उससे भी अधिक दिन रह करके 1110 दिन रह करके, अभी तो 1110 दिन बोला रहेंगे अक्टूबर तक रहेगा ये, अब फिर आवेगा। समझ रहे बात को? तो याद रखिएगा, यही है कौन? ओलेग। कौन है? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको, क्या बोलेंगे? ओलेग कोनोनेंको, ठीक है। चलिए हाँ, अगला है कि नासा के सहयोग के नेब्रास्का यूनिवर्सिटी, नासा के सहयोग से नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेन फरीटर की टीम ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष सर्जरी रोबोट मीरा के द्वारा किया। और मीरा रोबोट मात्र 2 पाउंड का है, जो 10 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष में रोबोट सफल सर्जरी किया। अब बुझाया इसका मतलब? ये जो है ना, नासा के सहयोग से एक यूनिवर्सिटी है, नेब्रास्का यूनिवर्सिटी, इसका एक प्रोफेसर है जिसका नाम है सेन फरीटर। ये और इनकी पूरी टीम मिला करके एगो रोबोट बनाया। उस रोबोट का नाम पड़ा मीरा। क्या पड़ा नाम? मीरा, ठीक है। ये मात्र 2 पाउंड का, जैसे केक लाते हैं बस उतने रोबोट है। ये रोबोट क्या किया? अंतरिक्ष में जाकर के रोबोट का सर्जरी किया। ये रोबोट डॉक्टर है, समझ में आई बात है? ऊपर में रोबोट भेजा और रोबोट जैसे खराब हो गया ना तो उसका सर्जरी किया, समझ आइए बात है, और उसको ठीक करके और रोबोट को फिर काम करने के लिए लगा दिया। जैसे कि रोबोट भेजते हैं, जैसे खराब हो गया अंतरिक्ष में जाकर के, तो अब क्या होगा? तो उसको तो सर्जन है, ये पहला सर्जन हो गया। तो पूछा जाएगा पहला सर्जन रोबोट कौन हुआ? तो मीरा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? ये अनोखा चीज है कि नहीं है? तो सवाल क्यों नहीं पूछेगा बताइए? हाँ, समझ में आई बात है? तो ये इंजीनियरिंग हुआ है कि नहीं? तो याद रखिएगा, नासा के सहयोग से, ठीक है। अगला है 2024-25 में गन्ने के मूल्य में 25 रुपया के वृद्धि के साथ इसका मूल्य जो हो गया 340 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। कई बार बीपीएससी और ये सब सवाल पूछता है, एसएससी में पूछा जाता है सवाल, एसएससी वगैरह में, कि अभी हाल ही में 2024-25 का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हुआ उसमें गन्ने का मूल्य कितना निर्धारित किया गया? 340। कितने की वृद्धि हुई? तो 25 रुपया का। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, अगला है TRI, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है। TRI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या शहर में 662.56 मिलियन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 527.77 मिलियन है, और शहर में कुल 55.66 तथा ग्रामीण उपभोक्ता जो है 44.34% हो गया। संख्या में इतना और कुल आबादी का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो 55.66 और 44.34 इसका प्रतिशत हो गया, जो टेलीकॉम का यूज करता है, टेलीफोन का यूज करता है, चाहे वो मोबाइल सेवा हो या जो भी सेवा हो, लेकिन इतने प्रतिशत लोग यूज करता है। समझ में आई बात है? इतना लोग। अब बाजार में हिस्सेदारी किसका है, किस कंपनी का ज्यादा है? तो जियो है कि नहीं? सबसे अधिक भागीदारी किसका है? जियो, 39.69 इतना प्रतिशत इसकी भागीदारी। सेकेंड स्थान पर जो आ जाता है वो एयरटेल 32.95%, और उसके बाद वोडाफोन एवं आइडिया 19.25%, और BSNL जो सरकारी कंपनी है, देख रहे हैं सरकारी कंपनी की हालात है कि नहीं, कितना घटते जा रहा है, 7.94% है कि नहीं? हाँ BSNL, अच्छा भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि पता है आपको BSNL कैसे लगे। और एक समय था कि BSNL का सिम जल्दी नहीं मिलता था, इतना BSNL की चलती था से 2014 से पहले की स्थिति को देखिए, तो BSNL का सिम नहीं मिलता था। अब BSNL जैसा सस्ता कोई होता भी नहीं था, तो BSNL, लेकिन अभी कंपनी को दिया, एकदम सरकारी कंपनी है, घाटे में डाल दिया, क्योंकि जिस दिन ये बढ़िया
देना शुरू कर देगा ना, ये सारे कंपनी डूब जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी को बचाना नहीं, क्यों चंदा भी फिर लेना है ना हमको। बड़ी बड़ी जो कंपनी है उससे भी तो चंदा भी लेना है, चुनाव भी लड़ना है, तो बचाना भी है ना, तो वो गलबे करते हैं। तो इसीलिए करके सरकार डूब जाए तो डूब जाए, सरकारी कंपनी डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन कंपनी नहीं डूबनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी है कि नहीं। तो हाँ, चंदा एकदम आते रहेगा। तो हाँ, तो चंदा आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ₹250 करोड़ मिलेगा चंदा एक को आदमी, देख रहे मांस बेचने वाला दिया चंदा 250 करोड़। तो 250 करोड़ वो कंपनी जो घाटे में चल रही थी, ताला लगल था, और वो कंपनी 250 कर दी। बीफ कंपनी जो गाय को काट के मांस बेचती थी, और वो कंपनी चंदा दी। तो गाय काट करके जो कंपनी चंदा दी है वो देशभक्त वाला पैसा हुआ, देशभक्ति वाला पैसा हुआ ना, हिंदूवादी पैसा हुआ। वो गाय को कटवा करके आप पैसा ले रहे हैं तो हिंदूवादी हुआ। समझ में आई बात है। देखिएगा, आपको चुनावी बॉन्ड जो पढ़ाए पार्ट 1 वीडियो में सब बात बताए हैं, कितना बॉन्ड में क्या घोटाला है। चलिए, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख नियुक्तियां, तो इसीलिए नहीं कहते हैं सीधा अपना वोट केवल उसी को दीजिए जो आपके बारे में सोचता है। नौकरी की बात, कोई राशन पानी कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। 5 किलो राशन और फ्री में भर दिन भाषण, हाँ बताइए, सुनते रहें। तो इसीलिए करके केवल उसी को वोट करिए जिसके मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, रोजगार के नाम पर बेवकूफ बनाता है सरकार। सरकारी नौकरी, सीधा बात, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा सरकारी नौकरी। आप रहिएगा सरकार में, आप कह रहे प्राइवेट सरकार चलाते हैं, आप भी प्राइवेट बन जाते हैं। चलिए, बीबीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं, और बीबीसी जो चैनल है आपको पता है ये ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन में और भारतीय अगर वहाँ का बन गया चेयरमैन, इतनी को बात नहीं है ना। पहले भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी कंपनी, अब भारत का लोग लंदन जा कर के वहाँ की कंपनी को चलाता है। इतनी को बात थोड़े है। अंग्रेज पहले हम पर राज करता था, अब हम लोग अंग्रेज पर राज करते। प्रधानमंत्री भी अपना और चेयरमैन भी अपना, चिंता कोई बात का नहीं है। समझ में आई बात है। कौन कैसे छाप देगा। चलिए, थल सेना के उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं अरुण भंसाली बने। कौन बने हैं? यही है साहब, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, याद रखिएगा। और ये सेना प्रमुख जो बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, उप प्रमुख हैं, ये उप प्रमुख हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ बोलिए। भगवान, हमरा तो माथा खराब करके रख दिया है। ये जियो वाली रोज हमरा फोन करती है, एक बार 5-5 बार करती है। एक नंबर से नहीं उठाते हैं, 2-3 नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। दोसर नंबर से फोन करती है, पागल कहीं का। चलिए, उस दिन देखे थे ना, उस दिन बिहार पुलिस वाला, बिहार एसएससी वाला कितना उसको उल्टा पुल्टा बोले हैं, बोले थे ना। चलिए, जब फोन करेगा क्लासी टाइम में फोन करेगा, पागल कहेगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। सबसे पहली बात कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और ये साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा साहब। और इसका जो विजेता बने हैं अभी, याद रखिएगा साहब, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता जो बने हैं वो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य बने हैं। कौन बने हैं? जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य। जय की राम भद्राचार्य, चार्जर का बोल रहे हैं आप? हाँ, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, ठीक है। ये संस्कृत भाषा एवं वेद नहीं, वेद
पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, समझ रहे हैं, संस्कृत भाषा का, वेद का और जो भी पुराण उरान है उसका प्रकांड एकदम से विद्वान है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है जगत गुरु राम भद्राचार्य। समझ में आई बात है? समझ में आई बात है? चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा व्यक्ति गुलजार। आपको पता है इनका नाम पहले था संपूर्ण सिंह कालस। गुलजार की शायरी आप लोग पढ़ते होंगे, उर्दू शायरी पढ़ते होंगे ना। तो इनको उर्दू भाषा एवं गीत के लिए गुलजार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। काफ़ी VVI हो गया, छप जावेगा ये VVI हो गया, छप जावेगा। ठीक है साहब? हाँ एकदम छप जावेगा हो, तो बुझबेरे करते हैं। चलिए ज्ञान वाला पीठ हो गया, हाँ उसमें भी देखते हैं। चलिए राशि इसमें कितना दे देता है? 11 लाख। कितना दे देता है? 11 लाख। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? गड़बड़ हो गया 65 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले जो मिला था जी शंकर कुरूप को। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। और प्रथम महिला विजेता ज्ञानपीठ पुरस्कार की आशा पूर्णा देवी थी, और जो बांग्ला भाषा के लिए 1976 में इन्हें मिला था। ठीक है साहब? इतना बातें आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है? चलिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खां विलकर को नए लोकपाल नियुक्त किए हैं, जो पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। VVI साहब हो गया, ये भी लोकपाल नियुक्त किया गया है। द्रौपदी तो नियुक्ति कौन करता है लोकपाल का? राष्ट्रपति करता है। और इसको जो नियुक्त किया गया है अजय मानिक राव खान विलकर। तो अजय मानिक राव याद रखिएगा, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए कुछ लोग मरने के बाद भी जीके बना के जाते हैं। कुछ लोग मरने के बाद भी जीके बना के जाते हैं। इनके आत्मा की शांति कभी नहीं मिलेगी, हम लोग के लिए कष्ट दे के जाते हैं, है कि नहीं? नहीं होता है, हम लोग को रटना पड़ता। मरा कोई पेपर में छपा किसी और का, और बताइए रटना अपना पड़ता, कौन मर गया, कौन हेरा गया, केकर मान लीजिए तेरहा हो रहा है, केकर बरखी हो रहा है, सब याद रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है। तो चलिए जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, वाह, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, ये छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में इनका मृत्यु हो गया। किनका? जैन मुनि आचार्य विद्यासागर का। याद रखिएगा साहब, ये अभी भारत का ना, ये अभी भारत में जैन मुनियों में वर्तमान का महावीर कहता था इसको लोग। वर्तमान का महावीर इनको, किनको? विद्यासागर जी को वर्तमान का इन्हें महावीर कहा जाता था। अपने जीवन में आज तक ये बिछावन पे नहीं सोए हैं, पूरे जीवन काल में। पूरे जीवन में कभी बिछावन पे नहीं सोए हैं, पूरे जीवन में कभी वस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? पूरे जीवन में वस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं, पूरे जीवन भर नमक नहीं खाए हैं, पूरे जीवन भर नमक नहीं खाए हैं, पूरे जीवन भर दूध से बना हुआ दूध, दही, घी, मक्खन, जितना भी चीज़ होता है वो नहीं खाए हैं, पूरे जीवन भर छुहारा किसमिस जो होता है ना, ये सब सूखा फल, वो नहीं खाए हैं। समझ में आई बात है? और दिन भर में पानी जो पीते थे 24 घंटा में केवल एक बार, केवल एक बार, 24 घंटा में केवल एक बार खाना और एक बार पानी, उसके बाद कुछ नहीं। इसी को सन्यासी कहते हैं लोग। बाकी तो हम लोग तो फकीर है साहब, झोला लेके निकल जाएंगे। समझ में आई बात है कि नहीं आई? है कि नहीं? कुछ लोग बोलता है ना, प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के कहेगा हम लोग तो फकीर है साहब, 17 करोड़ का सूट हो गए फकीर। फकीर तो इसको कहते हैं। कहेगा झोला लेके निकल जाएंगे साहब, निकल जाइएगा कैसे? झोला दिखाइएगा ना पहले, कौन सी झोला में है। हाँ तो चलिए झोला में क्या है दिखाइएगा ना। तो PM केयर फंड वाला कुछ होगा, चुनावी चंदा वाला कुछ होगा जिसका हिसाब नहीं देते, तो कुछ तो होगा ना। तो इसको कहते हैं जैन। तो इसको आधुनिक महावीर कहा जाता है। समझ आइए, कोई भी व्यक्ति जीवन भर आप 2 दिन नमक नहीं खाते होंगे
स्थिति देखते होंगे, पूरे जीवन भर आज तक कपड़ा का प्रयोग नहीं किए हैं, नग्न अवस्था में रहे हैं। समझ में आई बात है? उसके अलावा कभी वो दूध बेगरज होता है ना, जब से इस सन्यासी जीवन में आए हैं तब से कभी भी नहीं, आज तक कभी भी नहीं वो सेवन किए दूध दही वगैरह का, किसी भी चीज़ का नहीं, विलासिता का जीवन का कभी भी एक चीज़ का यूज नहीं किए हैं। तो इसको कहा जाता है संत। समझ में आई बातें? और छत्तीसगढ़ सरकार इसी वजह से, छत्तीसगढ़ में जब मृत्यु हुआ था इनका, तो एक दिन का शोक रखा गया था, पूरे सरकारी शोक इनके उपलक्ष्य में। समझ में आई बातें? तो ये होता है संत महात्मा। कि रामदेव बाबा था ऐसे करते रहता है, करोड़ करोड़ रुपया चमकाते रहता है। बताइए, हाँ बताइए, करोड़ करोड़ चमकते रहता है, हाँ बताइए। ये 52 जरूरी बेटियों से बना, अभी दिया है ना उसको सुप्रीम कोर्ट दिया है कि पहले जो फर्जी जो प्रचार करता है तुम, तो उसको पहले बताओ तुम। तो देखते हैं। चलिए अगला, अभी हाल ही में जो मृत्यु हुआ है हेज गिंगोब, क्या बोलेंगे? हेज गिंगोब की मृत्यु हुई है। ये नाम्बिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे ये? नाम्बिया के राष्ट्रपति। सेबेस्टियन पिनेरा, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी चल बसे हैं, ये भी चल बसे हैं। एलेक्सी नकलनी, ये रूसी विपक्षी नेता है, जेल में ही मृत्यु हो गई। हाँ देखिएगा, इनका तो बड़ा रोचक कहानी है। 47 वर्ष के ही थे। तो ये पुतिन के विरोधी थे, सब दिन ये पुतिन का विरोध करते थे। तो आप जानबे करते हैं भारत में क्या हो रहा है, जो विपक्ष में बोलता है सीधा उठा करके जेल में डाल दो, वही रूस में चल रहा है। तो रूस में 47 वर्ष का विपक्षी नेता था, इसको उठा करके जेल में डाल दिया और बेचारा जेल में ही मर गया। समझ में? जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई। समझ विपक्षी नेता का। तो याद रखिएगा, बहुत युवा लोग थे और विपक्षी नेता थे, तो हो सकता है कि सवाल आपसे पूछा जाए। बुढ़ वृद्धा मरी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेलिटी होता है कि तनी रो लेना है कि नहीं। जवान आदमी मरता है ना, अवसर अधिक होता है, तो इसीलिए करके सवाल पूछने की संभावना जवान वाला में अधिक होता है कि नहीं। चलिए दत्ताजी राव गायकवाड़, ये टेस्ट क्रिकेटर थे जो सर्वाधिक उम्रदराज, सबसे अधिक उम्र तक खेलने वाले यही थे क्रिकेटर। आप देख रहे हैं, ओल्डेस्ट क्रिकेटर। ठीक है। उषा किरण खां, हिंदी एवं मैथिली लेखिका उषा किरण खां, इन्होंने माटी संस्कृति और सभ्यता की लेखिका हैं ये, और ये भी चल बसे हैं। केल्विन किप्टन, ये केनिया के धावक थे, केल्विन किप्टन। तो केल्विन कहाँ के थे? केनिया के। ये 24 वर्ष में सड़क दुर्घटना के कारण इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गए। बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। चलिए अगला, मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे थे, ये भी चल बसे। पंकज उदास, काफी भी आई है, गाना सुनते होंगे पंकज उदास का, नहीं सुने हैं? तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो ये पंकज उदास का है ना। तो पंकज उदास का ही है, बेचारे इनकी मृत्यु हो गई है। गजल गायक थे ये, काफ़ी सुंदर गाते थे, बेहतर गाते थे, है कि नहीं। आवाज़ में बहुत मिठास था। ठीक है, आपको फील करवा देता रियल लाइफ को, इतनी आवाज़ में दम था इनके। लेकिन चल गए बस, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए प्रमुख पुस्तकें, 11 रूल्स फॉर लाइफ, 11 नियम जीवन के। ठीक है, ये चेतन भगत। आपको पता है संख्या जो ही लगल रहेगा चेतन भगत, जो ही संख्या लगल रहेगा तो चेतन भगत। जैसे 1 अरेंज मर्डर, 1 अरेंज मर्डर, 1 लगा हुआ है ना, चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ का मतलब आधा, संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत। ठीक है। ए गर्ल्स इन रूम नंबर 105, रूम नंबर 105, ए गर्ल्स इन रूम नंबर 105। ठीक है, वो किसका है? चेतन भगत का। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसका है? चेतन भगत का। तो कहने का मतलब चेतन भगत का जो भी पुस्तक है ना, उसमें संख्या लगा होता है। समझ में आई बात है? तो याद रखेंगे 1 अरेंज मर्डर, ये ठीक आदमी है। 1 अरेंज मर्डर, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और ए गर्ल इन रूम नंबर
105। तो ये सारे जो पुस्तक है 5.1 ये सारी पुस्तकें जो हैं वो चेतन भगत के हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 डेज यह मार्गरेट एटवुड का, किसका है? मार्गरेट एटवुड का। उसके बाद कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ये ली कोनेन का है, याद रखिएगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघु राम राजन एवं रोहित लांबा का है, याद रखिएगा। काफ़ी VVI है साहब, क्योंकि रघु राम राजन के बारे में तो जानते ही हैं, अर्थशास्त्री भी थे, गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनकी पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। चलिए प्रमुख दिवस, कुछ दिवस है साहब, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग तो जानते हैं, ये बार बार हम लोग पढ़े हुए करते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस पूछा जाएगा तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस पूछा जाएगा तो डायबिटीज डे 14 नवंबर। बाल दिवस जिस दिन मनाते हैं, आपको लॉजिकली याद भी करवाए थे कि बाल दिवस उस दिन चॉकलेट देते हैं, और चॉकलेट देंगे तो क्या हो सकता है? मीठा रहता है, तो डायबिटीज की संभावना होगी। हाँ, इंसुलिन का जो खोज करता था उसी के जन्मदिवस पर फ्रेडरिक। हाँ, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान के क्षेत्र में महिला एवं बालिका दिवस। खूब बढ़िया बुझान रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में अलग से महिला और बालिका दिवस 11 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक बोल रही है, 11 अक्टूबर, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस 8 मार्च। और विज्ञान के क्षेत्र में महिला और बालिका दिवस 11 फरवरी, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बालिका दिवस मनाइए, मजदूरी के क्षेत्र में बालिका दिवस मनाइए। पुरुष का तो कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आई बात? देख रहे कितना, महिला है तब दिवस, बालिका है तब दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अलग, राष्ट्रीय अलग, विज्ञान के क्षेत्र में अलग। अब पुरुष के लिए क्या दिवस? 19 नवंबर पुरुष दिवस। अब पुरुष दिवस माने शौचालय दिवस, तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी और शौचालय दिवस भी। एक गो पुरुष का दिवस, ओकरो भेज दिया शौचालय। बताइए, बढ़िया बुझा रहा है? इतनी भारी बेइज्जती हो रहा है पुरुष का, देख रहे हैं? तो देखते कितना भारी बेइज्जती हो रही है। तो इसी भारी बेइज्जती को देखते हुए रवि चाह रहा है कि हम महिला रहते ठीक रहता है। चलिए 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। और आपको पता होगा पुलवामा यानी ब्लैक डे, पुलवामा हमला, ठीक है। ब्लैक डे तो मना दिया गया, नहीं, हम लोग की खुफिया एजेंसी, हम लोग का और भी जो भी एजेंसी है, सब एजेंसी को पता हो गया है कि अब की बार 400 पार है। चुनाव से पहले पता हो गया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन 8 साल के बाद हो पता नहीं चला है कि 400 जो बारूद आया था पुलवामा में कैसे आया था। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। घटना घटित हो गया, 8 साल हो गया, पता नहीं चला, लेकिन इन लोग को पहले चल रहा पता अब की बार 400 पार, क्योंकि ईवीएम पहले से हैक हुआ है। तब तो पता चलेगा, नहीं तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा? पहले हो 400 के पारे होगा इस बार, बताइए। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ विपक्षी है। तुम चुनाव में खड़े नहीं होता, विरोध कर देता, तो एक कहीं जीत लिया तो खूब बढ़िया, और 2-4 जगह हार गया तो ईवीएम हैक, तुम सीधा विरोध करता कि बैलेट पेपर पर होगा तब हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बीजेपी अकेले खड़ा हो, सीधा बात है। तो 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, काफ़ी VVI है, याद रखिएगा।
और 20 फरवरी अभी हो सकता है कि पूछा जाएगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू हुआ है ना, तो इसको लेकर के क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ न्याय है तो हो सकता है सवाल पूछा जाएगा। 20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस, क्या है, स्टेटहुड दिवस, ठीक है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्या मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, याद रखिएगा। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, किनके जन्म अवसर पर, सीवी रमन के जन्म अवसर पर। इनको पता है कि नोबेल प्राइज कब मिला था, 1930 ईस्वी में। कौन सा प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। किसके लिए, रमन प्रभाव, प्रकाश के रमन प्रभाव, प्रकाश का रमन प्रभाव के लिए मिला है साहब। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। कोई डाउट नहीं ना, चलिए साहब। क्या बोले, स्टेटहुड दिवस, दो जो राज्य है सटा हुआ वो आपस में एक बेहतर रिश्ता के लिए इस तरह का दिवस मनाता है ताकि बेहतर रिश्ता चल पाए। समझ भाई बातें। नई दिल्ली, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली कहाँ की राजधानी है, दिल्ली, तिमोर लेस्ते, सही बात है, दिल्ली तिमोर लेस्ते, बहुत बढ़िया। चलिए, तो नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति जनजातीय महोत्सव यानी आदि महोत्सव जो 2024 मनाया गया। तो पूछा जाएगा अभी हाल ही में आदि महोत्सव या जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नई दिल्ली में। और इसकी शुरुआत जो किया है कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, कौन किया है, अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्री होगा, जनजातीय कार्य मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा। इन मुंडा को जो है सो बनाया गया, आप देख सकते हैं ये हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है, ये मुंडा साहब हैं, ये अर्जुन मुंडा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया और इसे भारत मंडपम कहा गया। भारत मंडपम जो है दिल्ली मैदान का, दिल्ली का जो प्रगति मैदान है दिल्ली में, वहाँ पर जो अंदर में ग्राउंड है उसका भारत मंडपम कहते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत पूरे दुनिया के उत्पादों का प्रदर्शनी किया गया, जो नए नए उत्पाद लाए गए। चलिए बस इतना याद रखिएगा। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देख लीजिए तीन जो है सो नई दिल्ली में ही। तो भारतीय टेक्सटाइल उद्योग यानी उद्योग के क्षेत्र में, टेक्सटाइल मतलब समझते हैं कपड़ा के क्षेत्र में, कपड़ा उद्योग में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया और जिसमें 110 से अधिक देशों के 3000 व्यापारी क्या लिए थे, भाग लिए थे। तो ये पूछा जाएगा ये कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 का आयोजन हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया, हरियाणा में। हस्तशिल्प का आयोजन कहाँ हुआ, हस्तशिल्प मतलब बुझते हैं हाथ से बनी हुई जो वस्तु होती है उसका मेला। जैसे कि आप हाथ से सूटर बुन दिए, लगा दीजिए मेला। आप क्या कहते हैं वो जो बांस का लकड़ी होता है चीर करके बनाते हैं उसका कुर्सी बना दिए, टेबल बना दिए, था हाथ वाला हुआ ना। आप सूप बना लेते हैं फटकने के लिए, क्या हुआ, हस्तशिल्प हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो हाथ से बनी हुई जो वस्तु होती है उसको हम लोग हस्तशिल्प कहते हैं। और इस मेले का जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ, हरियाणा में हुआ। और इसमें थीम राज्य जो हुआ गुजरात और भागीदार देश का दर्जा दिया गया, किसे दिया गया, तंजानिया को। अभी हम लोग तंजानिया पे दरपे हुए हैं। क्या हुआ, गला नहीं सूखेगा, सुबह करेंट अफेयर हो रहा है हर बैचे में। तो चलिए साहब अगला साहब, समझदानी में कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ। चलिए देखिए
51वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 2024 का आयोजन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किए और इसका थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा था। क्या नाम था इसका? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा था। इसमें सऊदी अरब को विशेष अतिथि का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, सऊदी अरब जो हमेशा हम लोग के विपक्ष में रहता है, लेकिन उस सबको हम लोग अतिथि का भी दर्जा दिए हैं, क्योंकि अपना जानबे करते हैं अतिथि देवो भव। ठीक है, चलिए मिलन युद्धाभ्यास, मिलन 24 युद्धाभ्यास 2024, मिलन 24 युद्धाभ्यास का क्या नाम है? मिलन 24। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ विशाखापट्टनम में, और ये सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है। याद रखिएगा साहब, VVI हो गया ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है। और इसमें भारत, USA, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आप दे सकते हैं लगभग क्वाड का जो देश है वो और फ्रांस शामिल है। इसके सहित 50 देश और शामिल था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास जो कौन था? मिलन 24। क्या बोलेंगे? मिलन 24। ठीक है, चलिए युद्धाभ्यास नहीं पूछते हैं। ये सब अपना गोली बंदूक लड़ा, क्या कहते हैं, नौ युद्धापोत सब लेकर के आता है। वो उधर से मिसाइल छोड़ता है, इधर से छोड़ता है, उससे बचता है, उससे बचता है, इस तरह से प्रैक्टिस करता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? जना लुक्का चोरी नहीं खेलते हैं हम लोग, थप्पा मार, है कि नहीं? तो वही बात है कि युद्धाभ्यास से सब अपना अपना जो है ना, क्या कहते हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी वाला जहाज लाता है, और जो गोला बारूद लगता है कि एक्सपायर हो जाएगा अब, तो सबको ले आता है। ऐसे तो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ना दिवाली में आप लोग खरीदते हैं पटाखा और रख देते हैं छठ के लिए, और छठ तक में 6 दिन में आ जाता है, तो वही एक्सपायर हो गया। तो उसी तरह से गोली बारूद का भी एक्सपायरी डेट होगा ना, तो जब एक्सपायर होने लगता है ना, सब लोग बुला लेता, आओ सब हम लोग ना गोली खेलते हैं। समझ में बात है? तो लड़ाई खेलते हैं। समझ में क्या? तो ये सब लड़ाई खेलता है। ऐसे तो लड़ाई होता नहीं है। समझ में आई बात है? तो सब देश मिल करके थोड़े लड़ाई खेल लेता है, प्रैक्टिस भी रहता है। तो युद्धाभ्यास का मतलब होता है युद्ध के लिए अभ्यास। और युद्ध के लिए अभ्यास करिएगा तो एक छोटा स्तर पर युद्ध ही होता है। ये किसी को जान नहीं लिया जाता है, रेगिस्तान में होता है, समुद्र में होता है, इस तरह का होता है। समझ में आई बात है कि नहीं? अपना अपना पराक्रम दिखाता है सब। ठीक है, चलिए तो मिलन 24 याद रखिएगा, मिलन 24। चलिए, भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024, नाम क्या है? वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में फरवरी 2024 में किया गया। तो ये भारतीय वायुसेना खुद अपने प्रैक्टिस किया, किसी देश के साथ नहीं बल्कि स्वतः अपने में। तो ये जैसलमेर के राजस्थान में हुआ वायुसेना का प्रैक्टिस था, जिसका नाम दिया गया वायु शक्ति 2024। ठीक है, क्या हुआ? और जिस दिन ये हुआ था उस दिन हाँ थोड़ा सा बढ़िया स्तर पे था। और जब हम लोग करते हैं ना इस तरह का सिंगल युद्धाभ्यास, क्या कि डबल करते हैं किसी देश के साथ, मिर्गा आ जाता है नाम। और देखिए वो अच्छा एक बात है, हमको लगता है इनवर्टर UPS मोड पर, हमको लगता है UPS मोड पर, हाँ वही करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। UPS मोड वाला नहीं काम करता उसका, हमको जैसा लग रहा है, तो उसको डाल देंगे घर पे। दोनों थे 3-4 मिनट का अंदर। UPS मोड होगा। ये जब से लगाए थे एको बार भुकुर नहीं हुआ था। जब से लगाते हैं तो वही स्थिति हो गया। इसको लगा देंगे उसमें, इसको उठा करके लगा दीजिएगा उसमें, और इसको लगा देंगे उसमें। चलिए, तो जब भी सिंगल युद्धाभ्यास होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के ना बगल में जाकर करते हैं, ताकि पाकिस्तान तनी मनी थमकल रहे। समझ आई बात है? जानबूझ करके। और उसके बाद कभी कभी ये होता है कि गलती से अगर उधर छोड़ियो छाड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछेगा तो बोल देंगे युद्धाभ्यास हो रहा था ना, गलती से गड़बड़ा गया, गलती से मिस्टेक हो गया, है कि नहीं, रडार मेरा काम नहीं किया, गलती से हो गया, कोई बात नहीं है कि नहीं। और तुम अगर जानबूझ के करेगा इधर छोड़ेगा तो बोल दो, फिर हम तैयारे हैं। हमारा तो गलती से गया था,
और तुम जानबूझ के छोड़ेगा तो पहले बोल दो, बगले में ही है सब, पहुँचले है तो अभ्यास भी हो ही गया है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए क्या पेज हुआ हो, क्या पेज हुआ लगभग 9वां पेज चलेगा। वाह तेजियम पर आए तब तो मेन बात है कि अभी चर्चा बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं किए। और सुबह में एगो बैच में केवल एक स्टैंड जा हुआ, एक गो बस। अब करेंट अफेयर में गप नहीं होगा, हमारा करेंट अफेयर में गप से रोक लीजिएगा ना, संभव नहीं है। करेंट अफेयर और गप नहीं होगा वर्तमान मुद्दा पे, हो ही नहीं सकता है। तो करेंट अफेयर कैसे, करेंट अफेयर कैसे? हाँ स्टैटिक्स टाइप था, सही बात है, डिस्कस करने वाला मुद्दा था ही नहीं। तो तो और बढ़िया ना है तब प्रदीप, और बढ़िया है ना, ये डिस्कस वाला मुद्दा पहले निकल गया है। ऐसे हमारा से पीछा तो नहीं छूटेगा, यूट्यूब पर तो सुन नहीं पड़ेगा। ऐसे काट के देंगे, वो सब काट देंगे तो उसके बाद डालेंगे, समझे? अब ये नहीं सोचिए कि मतलब उसके वजह से, मतलब वर्तमान सरकार के वजह से, शोर बात नहीं है, इसलिए करके कि लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, भाषण देते हैं तो। ऐसे शॉर्ट में तो चढ़ाना उसको भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ाना है, गजबे करते हैं। चलिए हमारा काम है बच्चों को जागरूक करना। ये जो शिक्षा और रोजगार की बात, रोजगार नहीं, रोजगार बोलते गड़बड़ा जाता है, नौकरी की बात करें, सीधा नौकरी, शिक्षा और नौकरी की बात करेगा, बस उसकी चर्चा करिए। बाकी क्या बोले, क्या बोले? अब जो करे, जो ऐसे वो बोला है तो दिया भी था, जब सरकार में आया था तो दिया भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं दिया है, ये मानना पड़ेगा। और क्या बोले, और हम तो कहते हैं जो बीजेपी के समर्थक बच्चे हैं जो भी है, तो आप हमें केवल बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का एक भाषण का क्लिप भेजिएगा हमको कि आज प्रधानमंत्री जो है सरकारी नौकरी की चर्चा किया है कि जीतेंगे तो इतना नौकरी देंगे, जीतेंगे तो हर जिला में एक केंद्रीय विद्यालय आधुनिक तरीका से स्थापित करेंगे। कहीं अगर शिक्षा और नौकरी की अगर चर्चा किया होगा तो हमको क्लिप भेजिएगा, हम वोट भी देंगे और एगो क्या कहते हैं वो कमल छाप वाला गला में पहन के तब हम पढ़ाएंगे। समझ में आई बात है? कहीं घोषणा अगर किया होगा तो, लोकसभा चुनाव में कहीं अगर किया हो तब हम एगो बीजेपी में सरकार में उसमें तो वही घोषणा करेगा, बाकी तो सरकार से बाहर तो नौकरी कैसे देगा वो। तब हम एगो कमर वाला गमछी जो होता है ना भगवा कलर वाला, वो एगो लटका करके प्रचार कर दें, क्या दिक्कत है? कोई भी नौकरी बच्चा को दे, हमारा काम इतने है, नौकरी की बात करें। और नहीं तो करेंट अफेयर क्या, कोनो अफेयर पढ़ा देंगे लेकिन वैकेंसी नहीं देगा तो समस्या क्या होगा? समस्या तो होबे न करेगा। कोनो अफेयर आपको पढ़ा देंगे, कोई फायदा होगा? करेंट अफेयर पढ़ लीजिए चाहे कोनो अफेयर पढ़ लीजिए, मोड़ चढ़बे नहीं करेगा, नौकरी नहीं रहेगा, मोड़ चढ़ेगा। तो चलिए धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास आपको पता है कि सब दिन हम लोग जापान के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं, ठीक है। इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ, ठीक है। देखते हैं हम लोग एकदम बगल में जाते हैं, चाहे चीन के बगल वाला में या तो पाकिस्तान के, चाहे तो उत्तराखंड में होगा अधिकतर या अधिकतर राजस्थान में होगा। समझ में आई बात है? तो हम लोग चलिए भारत और जापान, नहीं भारत वाला भी जाता है, तो भारत वाला जाता है दूसरा देश, जो दूसरा देश बुलाता है ना वो भी अपना दुश्मन के बगल में करता है कि देखो हम भारत के साथ खड़ा हैं, कुछ बोलेगा हमारे भारतो मारेगा तोरा। समझ कि नहीं है? तो मजबूती के साथ। तो चलिए 9 फरवरी 2024 को चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव एवं MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। याद रखिएगा साहब, काफ़ी VVI
अभी घोषणा की गई, फिर मिलेगा इनको, घोषणा कर दी गई है, याद रखिएगा। और इससे पहले 2 व्यक्ति को मिला था, किसको किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। भूल जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी दोनों को मिल चुका है। और उसके जस्ट बाद जब लोगों का मांग हुआ, हल्ला किया गया विपक्षियों के द्वारा, तब 9 फरवरी 2024 को घोषणा किया गया कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इसके पीछे एक लॉजिक था। चौधरी चरण, अभी किसान सबसे ज़्यादा इस सरकार से गुस्सा में है, तो चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, तो किसान को खुश करने की बात। MS स्वामीनाथन किसान से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे, किसान के लिए काम किए, तो किसान को खुश करने के लिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सब कुछ का, हर पुरस्कार का टेक्नोलॉजी है। कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, देखिए कर्पूरी ठाकुर को मिला, पलटू राम पलट गया, है कि नहीं? और अभी बीजेपी को बहुत बढ़िया लग रहा है, विकास पुरुष लग रहा है, सुशासन बाबू लग रहा है। बिहार को कहाँ था, कहाँ से कहाँ लेकर के चले आए, इतना विकास करवा दिए। और यही जब पार्टी नीतीश कुमार बदल लेता है, तो वही नेता बोलेगा पलटू राम, घोलटू राम, ये वो दिस डेट, है कि नहीं? तो बहुत सारा बात है, नेते हैं, क्या करिएगा। इसीलिए करके हम बार बार बोलते हैं, कभी भी जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट नहीं करिए। कभी भी आपको जाति आपको एक रोटी खिलाने के लिए नहीं आएगा। आपका जो रोजगार होगा, आपकी जो नौकरी होगी, वही आपको रोटी खिलाएगी। इसीलिए करके याद रखिए, हम नेता चुन रहे, कोई दामाद नहीं चुन रहे, जाति मिला करके चुनेंगे। समझ में आई बात है? इसीलिए करके वोट दीजिए उसी को जो एकदम से सरकारी नौकरी की बात करे, रोजगार की बात नहीं। रोजगार तो बोलता है पकौड़ा तलना भी होता है। हम तो बोले थे कि पकौड़ा तलना का रोजगार है तो चाय बनाना भी रोजगार था, तो काहे झूठ मूठ करके यहाँ चलाए हैं? बढ़िया बना रहे थे, नौकरी मिला हुआ था आपको, है कि नहीं? तो आपकी जब महत्वाकांक्षा बड़ी है, तो जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बच्चा है उसकी भी महत्वाकांक्षा बड़ी है ना, तो फिर पकौड़ा क्यों तलेगा? समझ में आई बात है? इसीलिए जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके उसको वोट करिए किसी भी चुनाव में जो आपकी नौकरी की बात करता हो, क्योंकि आपकी एक नौकरी आपके पिछले पीढ़ी और आपके अगले पीढ़ी, 3 पीढ़ी को सेट करने वाला है। समझ में आए? चाहे किसी पार्टी का रहे, बीजेपी अगर नौकरी की बात करे उसी को वोट देना है, या जो पार्टी नौकरी की बात करे। क्योंकि बिहार में क्या है, बिहार में कोई कंपनी है, कुछ है कि प्राइवेट से करिएगा, नौकरी छोड़ के कुछ नहीं है। एक आगो जो फैक्ट्री कंपनी आई भी है, फैक्ट्री वाली, पेप्सी वाली, उसमें तो कहता है कि लोकल, हाँ, लोकल को नौकरी ही नहीं देता है। बताइए। चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साहब। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक गांव था, नूरपुर गांव, वहां हुआ था। 1937 में ये पहली बार विधायक बने थे। 1937 में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले देख करके बताएंगे। 67 होगा या 37 होगा, जल्दी से पहले तक देखना पड़ेगा। 1967, 68 और 1970 में यूपी के CM बने। ठीक है वो, तो ठीक है वो, हाँ ठीक है। तो 37, 67 और 68 में ये, और 1970 में यूपी के क्या बने थे? CM बने थे। 1979 में उप प्रधानमंत्री बने, और जुलाई 1979 से लेकर के अगस्त 1979 तक कांग्रेस पार्टी की ओर से ये प्रधानमंत्री भी बने। क्या बने? ये प्रधानमंत्री बने। इस बात को याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह, क्या बोलेंगे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद 1979 में कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने लोक दल का गठन किया। किसका गठन? लोक दल का। और 29 मई 1987 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्योंकि जब बड़े नेता मरते हैं तो उसका जो बैक हिस्ट्री होता है, किस पार्टी से थे, क्या थे, नहीं थे, वो सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, आपको पता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर। तो आप देख सकते हैं, ये हो गए आपके कौन? चौधरी चरण सिंह। कौन है चौधरी चरण सिंह? ये हो गए आपके चौधरी चरण सिंह। समझ में आई बात है? ये जो हो गए MS स्वामीनाथन और ये नरसिम्हा राव। चलिए, तीनों को अभी घोषित किया। PV नरसिम्हा राव, इनका जन्म 28 जून 1921 को कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और
पीएम ये कब बने थे? 1991 से 96 के बीच में बने थे। और इन्हीं के सरकार में, याद रखिएगा, कहता है कि लोग कांग्रेस किया था और मनमोहन सिंह को कहता है कि ये मनमोहन सिंह को कि ये रिमोट कंट्रोल व्यक्ति थे। 1991 इसमें पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, पूरा दुनिया को खाना नहीं मिल रहा था, पूरा दुनिया भूख से मर रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका भी मर रहा था। केवल भारत में 15 दिन का खाना बचा हुआ था, केवल 15 दिन का खाना। और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव फ्री दे दिए मनमोहन सिंह को, अर्थशास्त्री थे, बड़े विद्वान लोग हैं, वो फ्री दे दिए। आप जानिए कि देश का क्या हाल होगा। मात्र 15 दिन का खाना बचा हुआ था, तब मनमोहन सिंह को बागडोर मिली थी और 15 दिन में पूरा दुनिया भूख से मर गया, भारत को उन्होंने बचा लिया। समझ सकते हैं? तो ये थी उस समय उदारीकरण लाया गया। तो ये थी, इस तरह के नेता हुआ करते थे उस समय। अभी एगो कोरोना आया तो देख रहे 5 किलो राशन पे आ गए हम लोग। एगो कोरोना आया है तो भारत अभी 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा हुआ है। हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई देश की कि 5 किलो राशन हम नहीं खरीद सकते। समझ जाइए। और हम लोग कहते विकास कर रहे हैं। आप अपने से खरीद के खा रहे हैं, वो विकास है कि किसी के मांग के खा रहे हैं आप, वो विकास है? ये पहले बताइए। तो मांग के तो कुत्ता बिलाई भी खा लेता है, फ्री में तो कुत्ता बिलाई भी ज़्यादा ज़्यादा खाते रहता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो कुत्ता को हम लोग क्यों देते फ्री में खाना? ताकि हमारे सामने दुम हिलाते रहे। समझ में आई बात है? 5 केजी राशन का ना यही लॉजिक है। पिंजरा में हम बंद करके तोता को या खरगोश को, चूहा को क्यों देते अनाज? ताकि आगे समय में उसे कत्ल किया जा सके, मार सके। चूहा को क्यों पोसेगा लोग? हाँ 5 किलो ये देश राशन पे आ गया और देश में विकास हो रहा है। और वो इस तरह का अगर आ जाए आर्थिक मंदी तो इस देश का समझ सकते हैं सर्वनाश हो जाएगा। तो इन्हीं के सरकार में 1991-92 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्विक नीति लागू की गई थी। याद रखिएगा साहब। अगला अंडर 90 आईसीसी विश्व कप 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ? आईसीसी अंडर 90। विजेता कौन वाला? ऑस्ट्रेलिया। आँख मूंद करके याद रखिए, क्या करिएगा, हर जगह है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। जो मेन मैच होगा ना पूछने लायक एग्जाम में, वर्ल्ड कप वाला, वो सब ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल में यहाँ आकर के ऑस्ट्रेलिया वाला प्रैक्टिस करेगा और वर्ल्ड कप उठा करके लेकर चल देगा, है कि नहीं? हम लोग उसको बुलाते हैं, लेकिन कितना बेवकूफ़ है बीसीसीआई कि पूरे दुनिया के खिलाड़ी को हम बुलाते हैं आईपीएल में, समझिएगा। और वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करता है, हमारे पिच पर खेलता है, हमारा ही खर्चा करता है कि नहीं? हम ही उसको पैसा देते हैं। जब वर्ल्ड कप आता है ना, प्रैक्टिस यहाँ से वर्ल्ड कप लेकर चल जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कुछ होगा? जब तुम आईपीएल ही करवाते हो तो पूरे खिलाड़ी को बाहर कर दो, बाहरी खिलाड़ी को बाहर, सीधा बात। अब भारत में जो युवा सब खिलाड़ी है जिसको बैठा के आप रखे हुए हैं, उस सबको खिलाइए ताकि उससे एक टैलेंटेड खिलाड़ी बाहर निकलेगा बढ़िया खेल करके, जो भारत की टीम को रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर वर्ल्ड कप देखिए लाता है कि नहीं लाता है कि नहीं? अब बुलाइएगा स्टॉक को, स्टॉक को, हाँ हाँ, और वही बेंच स्टॉक को। तो बेंच स्टॉक आएगा तो हाँ बेन स्टोक, हाँ बेन स्टोक को बुलाइएगा। अब एक बात बताइए, बेन स्टोक को बुलाइएगा, अब बॉलिंग उसको पहला ओवर दिलवाइएगा। जो मेहमान होता है ना उसको बॉलिंग, कौन सी करता है? बॉलिंग करता है हाँ, और मिचेल स्टार्क, हाँ मिचेल स्टार्क, तो उसको बॉलिंग। अब बताइए बॉलिंग वो देगा तो प्रैक्टिस किसका हो रहा है? स्टार्क का हो रहा है। अब एक बात बताइए हमको कि प्रैक्टिस उसका हो गया तो भारतीय खिलाड़ी कहाँ रहेगा? उसको देखिए, बहुत सारा भारतीय खिलाड़ी जिसको कोई खरीदता नहीं है। बताइए कि सारे भारतीय को ही खरीदा जाए आईपीएल में अगर, तो एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा ना भारत को दुनिया स्तर पे। हमारे यहाँ आकर के पूरा देश का खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है और हमारे हरा के चल देता है। बताइए, मैक्सवेल देखते हैं यही प्रैक्टिस कर लेता है, और भारतीय बॉलर जो होता है ना, बताइए अभी आईपीएल जब भी होगा
वो फॉलो अप चलेगा। वो पैसा के लिए आता है, आप बुझबे नहीं करते हैं, वो खेलने के लिए नहीं आता है। वो खराब सब दिन खेलता है, अभी नहीं, हर आईपीएल में जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो खिलाड़ी है सबका सब दिन खराब खेलता है, सट्टेबाजी चलता है। समझ में आई बातें? ये जो 11-11 खेलते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं ना, तो ये सब क्या सट्टेबाजी है। अब एगो बात हमको बताइए, वो सब सट्टेबाजी की वजह से हार जाता है, सही बात है ये, और अभी नहीं रन बनाएगा। और जब देखिएगा कि वर्ल्ड कप वाला मैच आएगा ना, आउट नहीं होता है, बॉलिंग देगा तो क्यों ओवर में 2-3 आउट करके चल जाता है। तो हम तो कहते हैं बीसीसीआई को, जितना भी भारत का युवा खिलाड़ी है और जितना भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आप उसको मौका दीजिए, उसको खिलवाइए, और कंपनी पर जो खरीदती है उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि आप खरीदिएगा भारतीय खिलाड़ी को ही। अब फिर देखिए कि 2 से 3 साल में ना एक से एक टैलेंटेड निकलेगा, सबको मौका मिलेगा ना। 11 गो टीम इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरे भारत में 11 गो ना प्लेयर खेलेगा। लेकिन आईपीएल जब होगा 8 गो 10 गो टीम होती है, तो बताइए कम से कम 200-400 खिलाड़ी होगा ना, तो इतने खिलाड़ी को मौका मिलेगा। तो बताइए ये गलत है कि सही है? तो ये होगा ना, कुछ बाहर भी रहेगा चोट फोट के वजह से, तो बताइए ये बढ़िया होगा कि नहीं होगा? दूसरा खिलाड़ी को लाता है, पैसा भी देता है, दूसरा देश पैसा चल जाता है, भारत का विकास रुक रहा है कि बढ़ रहा है? बताइए बताइए, गड़बड़ करता है कि नहीं करता है? इतना करोड़ों करोड़ों खर्चा करता है। अगर किसी भारतीय खिलाड़ी के पास होगा तो घर भी बनाएगा यहाँ पे, तो घर बनाएगा तो उसका पैसा मजदूर लेगा, तो यहाँ के मजदूर के घर में पैसा गया कि नहीं गया? लॉजिकली सोचिए। लेकिन स्टार से जो होगा कमा के गया बनाएगा ऑस्ट्रेलिया में, बताइए कहाँ का मजदूर डेवलप करेगा? वहाँ का करेगा ना। तो इस सबको बुझने आता। बड़ा बड़ा जो देश है आईपीएल करवाता है, ऑस्ट्रेलिया कहीं करवाता है? क्या होता है? वो अपना खिलाड़ी रखता है, तब बताइए। तो मतलब जिस तरह से आईपीएल जिस स्तर पे भारत में होता है, उस स्तर पे कहीं नहीं होता है, सीधी बात ये हम जानते हैं। समझ रहे हैं? ये सब फालतू फालतू जो है ना, ये सब खरीद लेता टीम, अंबानी अडानी, क्या कहते हैं वो, प्रीति जिंटा, हाँ प्रीति जिंटा, बताइए। हाँ क्या है काव्या? हाँ मालिक है वो, मालिकिन है, मतलब काव्या मतलब किस से जुड़ा हुआ है? कोई कंपनी वगैरह से? क्या कौन कंपनी से? खाली आईपीएल देखते हैं? बताइए, यही आईपीएल देखते हैं? हाँ अरे है तो किससे जुड़ा हुआ याद रखना चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, छोड़िए वो सब, आ गया बीसीसीआई, फिर आ गया। चलिए आगामी जो होगा कहाँ होगा? जिम्बाब्वे और नाम्बिया की मेजबानी में। कहाँ होगा? जिम्बाब्वे और नाम्बिया के मेजबानी में होगा। और उप विजेता कौन बना है? देखिए, देख रहे हैं ना, देख रहे कप ले गया भारत को हरा करके, इसीलिए कहते हैं आईपीएल पर रोक लगा हुआ है। गलत बोल रहे हैं, हरा हरा के चल जाता है। अगला देखिएगा, जय शाह। अभी जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किए गए हैं। ये बीसीसीआई के महासचिव हैं। देखिए भारत में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है ये जय शाह, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है और खेला भी है, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर है ये। समझ में आई बात है? इसी वजह से बीसीसीआई जो है ना, इसको कर दिया था सचिव घोषित, सचिव बना दिया। तीन गो वर्ल्ड कप आया, 2011 में ही लाया था। धोनी जो आप देख रहे हैं ना, धोनी नहीं जिताया था, इसका आत्मा घुसल था ओकरा में, तब उतना जोर जोर से मार रहा था। समझ में आई बात है? अब फिर 2007 में जो जीते थे हम लोग T20, एक आत्मा घुसल था। नहीं उस समय आत्मा, एक बाबूजी का आत्मा था, उस समय छोट होगा नहीं तो। और अभी जो जीते हम लोग एशिया कप, ये सब का आत्मा था। एगो बात बताइए, इसको जो अध्यक्ष बना दिया गया, सचिव बना दिया गया, आज तक बैट पकड़ने नहीं आता कि बैट करने सीधा है उल्टा है, ये एकरा बुझने नहीं आता है। ये बताइए सचिव बन जाएगा, देश का क्या स्थिति होगा? कि मतलब इस देश का क्या हो गया हमको समझ में नहीं आता। नाचने वाला सांसद बन जाता है कि नहीं? बताइए। और जिसको बैट पकड़ने नहीं आता, बैट करने सीधा है, पता चलेगा अगर बैट दे देगा ना, जने पकड़ते होने से खेलना शुरू करेगा। ये सर खिलाड़ी होगा ये।
अगर बुझेबे नहीं करता है, अगर बना दिया। जब देखा कि और इतना वर्ल्ड कप भारत को जिता दिया, तब एशियाई क्रिकेट बोर्ड का इसे महासचिव बना दिया, प्रोग्रेस कर दिया, प्रमोशन हो गया। समझ में आई बात है कि नहीं आए? कितना क्रिकेट खेला है। कांग्रेस वाला जो बोलता है ना कि परिवारवाद है, एकदम गलत बोलता है। इतना क्रिकेट खेला है तो अपने दम पर लिया है, और कांग्रेस वाला हल्ला करेगा कि परिवारवाद है ये। समझ में आई बात है कि नहीं आए? ये परिवारवाद है। हाँ बताइए, तो प्रमोशन हो गया इसका। क्या बोले, क्या बोले? हाँ तो फिर बना और फिर अब एशिया का बना दिया गया। बताइए, एक कोई खिलाड़ी को बनाते जो बेहतर है, जैसे धोनी हो गया या कोई भी खिलाड़ी हो गया, उसको बनाते तो क्रिकेट को बारीकी से वो जानता है कि ये जानता है। और जानते हैं भारतीय टीम को हारने में मुख्य कारण इस सब का भी होता है। ये सब क्या कहेगा, उस खिलाड़ी को नहीं खिलाना है, वो हमारे सपोर्ट में नहीं है, चलो हटाओ इसको। जो नहीं वो बढ़िया खेल रहा है ना, वो अगर उसके सपोर्ट में है, जी हुजूर कर रहा है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, यही खेलेगा। समझ में आई बात है?